Genesis Classes Private Limited. हेलो एवरीवन। मैंने 11th-12th किसी दिल्ली के इंस्टीट्यूट से किया था, बट वो बहुत सारी वीकनेसेस थी मेरी। मुझे पता नहीं था, मुझे मतलब इनिशियली कोई गाइड करने को नहीं था, तो कि मैं मतलब कुछ भी करती थी, तो मेरा मतलब स्मार्ट वर्क नहीं था ऑन द होल, सो मेरा स्कोर कम रह गया था। बट देन मैंने ड्रॉप किया, जेनेसिस से किया था, बट फर्स्ट ड्रॉप में भी मेरी वीकनेसेस रह गई थी। मतलब जैसे कंसिस्टेंटली मैंने वर्क नहीं किया था। जैसे दिसंबर के टाइम तक आते आते मतलब मेरे को ये हो गया था कि अब मैं मतलब बस सब छोड़ दूँ, बोरिंग सा हो गया है। तो मतलब इसीलिए आगे जाके मेरे एफ़र्ट्स दिसंबर के बाद हाफ़ हो गए थे, जबकि बाकी बच्चों ने अपने एफ़र्ट्स जो थे वो डबल कर लिए थे पहले के कंपैरिजन में। सो मेरा लास्ट ईयर भी स्कोर 529 रह गया था। बट देन मेरे वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, बट जब फिर सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था कि अब मतलब डोंट लूज़ होप, तब मतलब फिर उस दिन से मेरा एक एम्बिशन बना था कि मेरे को एक मतलब बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है। सो उससे पहले जो था कि मेरा मतलब ये था जैसे 12th में कि हाँ भाई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बस हो जाएगा। बट एज इन मेरा कोई ऐसे एम्बिशन काइंड ऑफ नहीं था। तो जो मैंने लास्ट ईयर जो सीखा, तो मेरा एक प्रॉपर एम्बिशन था। मेरे कबर्ड्स में मेरा ड्रीम कॉलेज की मैंने पोस्टर्स लगाए हुए थे। जब भी उठती बैठती मतलब अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में ही सोचा, और वो मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता था जब मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, या मैं कभी मन नहीं करता था पढ़ने को। तो जस्ट इमेजिन किया कि मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी जब मैं इस कॉलेज में जाऊंगी। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहा था। तो मतलब मैंने एक गोल सेट कर लिया था लास्ट ईयर कि नहीं, मेरे को इसी कॉलेज में जाना है, और मैं उसी के लिए एफ़र्ट्स करूँगी ताकि मैं उसमें जाऊँ। इसीलिए आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। बहुत बढ़िया भूमिका। फर्स्ट ड्रॉप में क्या हुआ था भूमिका? क्योंकि एक देखो सेकंड ऑप्शन नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन भूमिका के दिमाग में आ गया था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगी, तो उस कारण फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हो पाया। होना था क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी इसकी, पर लास्ट के 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले किसी से मुलाकात हो गई थी जिन्होंने दूसरा ऑप्शन बता दिया, इस वजह से फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हो पाया था। और सेकेंड ड्रॉप में पूरा बना लिया था कि बस करना है तो कुछ करना है, तो सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब मुदित है। मुदित का फर्स्ट 12th के साथ नहीं हो पाया था, इसके साथ के काफ़ी बच्चे इसके ग्रुप के 12th के साथ सेलेक्ट हो गए थे। तो पहली बात तो मुदित ये बताना है कि क्यों नहीं हो पाया था, मेरी क्या गलती रही, ताकि जो बच्चे बैठे हैं 11th के, 12th के, 9th 10th के भी हैं, ठीक है, और ड्रॉपर वाले भी हैं। फिर ड्रॉप ईयर में ऐसा क्या किया कि जिससे इतने बढ़िया मार्क्स है ना, 685 मार्क्स आए। जो कॉलेज सोचा था वो कॉलेज मिला, घर पे रह के मिला, 3 साल यहीं रहे पेरेंट्स के साथ। सबसे पहले गुड इवनिंग। मेरे 11th-12th में 466 मार्क्स थे, उसके बाद ड्रॉपर में 685। ये बात तो सही है, लगता है कि ये बहुत मुश्किल होता होगा कि इतना बड़ा कन्वर्जन करना, लेकिन होता नहीं है अगर आपको समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। 11th-12th में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक तो टेंशन, और ऊपर से इसी टेंशन की वजह से मैं हर जगह सोचता था कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, आकाश के भी ले लूँ, एलन के भी ले लूँ, और भी जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं सबकी मटेरियल उठाऊँ और वो सब भी पढ़ लूँ, अच्छी बुक्स पढ़ लूँ, वो सब पढ़ लूँ, लेकिन इससे मैं कंफ्यूज होता रहा। और ऊपर से दूसरी मेरी टेंशन, जब आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो आप टेंस भी बहुत ज़्यादा होते हो। मैं जनवरी में ही यही सोचने लग गया था 12th में कि अभी मैंने बोर्ड्स भी देने हैं, फिर नीट का पेपर होगा, 3 घंटे में मेरा सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि मैंने 2 साल कितनी मेहनत करी। मैं जनवरी से इसके बारे में सोचने लग गया, इसकी वजह से मैं टेंस हो गया, जिसकी वजह से ना मेरे बोर्ड्स में मार्क्स आए, बोर्ड्स में मेरे सिर्फ 84% थे। उसके बाद नीट भी मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल टूट गया था पहले तो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता कि 466 मार्क्स इसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ड्रॉप करूँगा तो ड्रॉप में भी कितने ही नंबर बढ़ जाएंगे। तो लेकिन लास्ट में एक यही होप था कि करूँगा तो यही,
मेडिकल ही करनी है MBBS ही है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे सिर्फ यही करना है। और प्राइवेट लेके मेरे को बोझ नहीं बनना अपने पेरेंट्स पे कि भाई मैं यही सोचता रहूँगा 5 साल कि भाई मेरी वजह से उनको इतने पैसे खर्चने पड़े। तो मैं डिटरमाइन था कि मैंने यही करना है और फिर मैंने फिर से सब कुछ शुरू किया। मैंने ड्रॉप लिया, मैंने फिर से जेनेसिस चूज़ किया क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने पूरी मेहनत करी है, गलती मेरी तरफ से हुई है। इस बार मैंने पूरी तरह इन पर विश्वास किया। मैं सिर्फ NCERTs और यहाँ की बुकलेट्स और नोट्स बस, और कुछ हाथ नहीं लगाया। पिछले साल मैंने टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारी ली थी, इस बार मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं ली। इस बार मैंने ग्रुप्स नहीं बनाए। ग्रुप्स का मतलब ये नहीं कि आप ग्रुप्स में पढ़ाई करो, आप ग्रुप्स में कोई पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी की स्पीड अलग है। आप कोई 2 घंटे में सारी चैप्टर खत्म, 2 घंटे की सीटिंग देता है, कोई आधे घंटे की, कोई 15 मिनट की। तो आप साथ बैठ के एक साथ नहीं पढ़ सकते कभी कि आप एक साथ बैठ गए तो आप एक को देख के फिर दूसरा सोचता है कि मैं भी 2 घंटे तक बैठा रहूँ। तो आप ऐसा मत कीजिए। हमेशा ग्रुप अगर कर रहे हो तो ग्रुप का मतलब है टेस्ट के लिए ग्रुप करो, कि आप टेस्ट ग्रुप्स में दो, डिस्कस ग्रुप में करो, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं ग्रुप में मत करो। हमेशा पढ़ाई अलग से सेल्फ स्टडी करो। जैसे इस बार कोरोना की वजह से मुझे सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिला। सर ने कहा मेरे 500 to 600 आ रहे थे। बिल्कुल सही है कि जब कोरोना से पहले जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे मैक्सिमम 580 590, तो मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं बार बार जेनेसिस आ रहा था और कभी कभी मैं फिर से ग्रुप की उसमें साइड में चला जाता कि भाई मुझे फिर से ग्रुप के साथ पढ़ना है। लेकिन फिर मैंने जैसे ही मेरे को कोरोना का टाइम मिला तो मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम मिला। मैंने हर चीज़ कट कर ली और मैं सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देता रहा कि मैं खुद कैसे पढूं। स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने 0 से स्टार्ट किया। जैसे ही मेरे को पता था कि इसको टाइम लगेगा, मैंने सब कुछ पहले चैप्टर से शुरू किया और सब कुछ NCERT थ्रू NCERT 100% कि NCERT और सर के नोट्स बस। और इसी ने मुझे हेल्प किया कि मेरे नंबर इतने बूस्टअप हो गए। बाकी आप सबसे मेरे को जो 11th-12th में जो सबसे बड़ी गलती लगी वो यही थी कि मैंने बहुत सारी बुक्सेस ट्राई करी। वो आप मत करना। आपको सिर्फ एक गोल रखना है कि भाई मैंने नोट्स पढ़ने हैं, मुझे NCERTs को पूरी तरीके से पढ़ लेना। अगर आपने नीट का पेपर इस बार का देखा होगा तो वो 100% NCERT था। मतलब अगर कोई NCERT पढ़ के गया है तो इस बार आपने देखा ये 720 में से 720, यानी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था इस बार। तो आप NCERTs पे ध्यान रखें और नोट्स पे, क्योंकि नोट्स से आपको समझ आएगा और NCERT आपको लर्न करनी ही है। तो मेन यही मंत्र है कि आप टेंस ना हो और NCERTs को अपना बेस्ट फ्रेंड समझें और नोट्स को साथ में आप रिवाइज करते रहें लास्ट तक। बच्चों इसको नोट कर लो क्योंकि आप लोग भूल जाते हो बार बार। और जो टेस्ट की एनालिसिस है इन्होंने बहुत अच्छी से की। हम देखते थे जब लॉकडाउन हो गया था काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे, कुछ ने पढ़ना ही छोड़ दिया कि शायद एग्ज़ाम नहीं होगा। पर ये जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस साल ऐसे सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो IIT हो या मेडिकल हो, जो काफ़ी एवरेज से चल रहे थे लेकिन लॉकडाउन में बड़ी मेहनत की। जो भी हम टेस्ट देते थे उसको ऑनेस्टली दिया इन लोगों ने। ठीक है, ऑनेस्टली टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है, जो कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और एक फेथ बहुत ज़रूरी है। तो अब हम मुदित के फादर से पूछते हैं क्योंकि पेरेंट्स का देखो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे भी आज बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, वो पेरेंट्स का उन्होंने कहना माना है। कुछ बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं कि पेरेंट्स उनको बोलते हैं सुबह उठ जा, पढ़ ले। तो बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेरेंट्स का साथ। तो मैं मुदित के फादर से कि इसका मुदित का किस तरह का था, कब टारगेट बना था कि डॉक्टर बनना है और ऐसी क्या मेहनत की, इस साल कितने बढ़िया मार्क्स आए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम विकास ठकराल है। मैं मुदित ठकराल का फादर हूँ। और मुदित ने जो 685 मार्क्स लिए हैं उसने बहुत मेहनत की है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जो साथ दिया है वो जेनेसिस ने बहुत अच्छा साथ दिया है। सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन होने के बावजूद इनके टेस्ट रेगुलर चलते थे, जिसे मुदित कंटिन्यू करता रहा। कोई भी टेस्ट इसने नहीं छोड़ा, पूरे टेस्ट दिए और बहुत मेहनत की और सर ने बहुत मेहनत करवाई। और सबसे बड़ी बात है कि करनाल जैसे छोटे शहर में जेनेसिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो अंडर वन रूफ आपको पूरी फैसिलिटी देता है। और मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा, मेरी यही राय है कि अपने बच्चों को बजाय बाहर भेजने के, कोटा या दिल्ली या कहीं और चंडीगढ़, उसके बजाय अपने शहर में जेनेसिस के स्टेज पे उनको लेके आएँ और अपने बच्चों को आंखों के सामने रखें, उन पे खान पान पे, रहन सहन पे ध्यान रखें, बच्चों पे पूरा ध्यान रखें। और
यहाँ उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी बजाय बाहर जाने के। और यस यस नहीं, देखो मार्क्स शुरू में से काफ़ी कम आए हैं, 1 साल ड्रॉप भी रहा है इसका, तो लेकिन उसके बावजूद इसने अपना जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं छोड़ा। लास्ट में जो सेकंड टाइम जो इसने जो टर्म में जो अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट किया वो बहुत बढ़िया था, और सर ने जो इसको साथ दिया और इसका जो कॉन्फिडेंस इसका जो बिल्ड करवाया वो बहुत मतलब काबिल तारीफ है। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को बजाय बाहर भेजने के अपने करनाल जैसे छोटे शहर में जो एक बड़ी उड़ान भरी है जेनेसिस ने, आप अपने बच्चों को उस स्टेज पर लेकर आए। थैंक यू। तो जैसे कि आप दोनों ड्रॉपर बैच से हो, तो काफ़ी ड्रॉपर वाले बच्चे आपका वेबिनार देख रहे हैं, और मैंने बैच में भी डाला था कि ज़रूर देखना, क्योंकि अब इनके 4 महीने रह गए हैं। तो बेटा ऐसा नहीं, जैसा समय पिछले सालों में भी रहता था ना, उसी तरह से है, और लास्ट के 4-5 महीने में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैं दोनों से ही बोलूँगा कि जो बीच में भूमिका भी परेशान होती थी, फ़ोन आते थे। वैसे देखो दोनों ही बच्चे ना मेरे नवनीत सर के और बायोलॉजी वाले सर के कांटेक्ट में रहे काफ़ी। जब भी इन मार्क्स कमाए इन्होंने बात की, छिपाया नहीं कोई चीज़। ऐसा नहीं कि हमें से ज़्यादा है, कभी 450 भी रहे, 550 भी रहे, तो बीच में बहुत परेशान हो जाते थे, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो भूमिका दीदी के कितने मार्क्स आए? भूमिका के 631 मार्क्स आए। ठीक है, उसको UCMS कॉलेज मिला है। तो कैसे मार्क्स कम आते थे तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? और एक डर भी रहता होगा कि हमने ड्रॉप किया है, फिर 1 साल और ड्रॉप किया है, तो फिर उसको कैसे कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते थे? लास्ट ईयर जब भी कम मार्क्स आते थे तो मैं मतलब पढ़ना उस दिन तो पढ़ाई नहीं होती थी, तो वो मेरी काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। फिर जब नेक्स्ट ईयर ये हुआ था कि जब मतलब मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा था कि अब ड्रॉप करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पेरेंट्स प्राइवेट में करा रहे थे, बट और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि कुछ और कर लो, लेक्चरर बन जाओ कहीं पे भी, BDS कर लो या BAMS कर लो। लेकिन उस टाइम पे मुझे मतलब सर ने एक दिन मुझे बुलाया था और उन्होंने काफ़ी मतलब मेरे को समझाया, मतलब कि जो बच्चे जैसे प्राइवेट का सोचते हैं तो फिर अगर आप अपने पेरेंट्स की 10 इयर्स जो एज होती है वो कम कर देते हो, सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट कि अगर आप अपना कुछ 1 साल दे दोगे तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, सो रादर वो आपको हेल्प ही करेगा। तो जब फिर उस दिन मतलब उस लाइक लास्ट ईयर मेरे अंदर एक होप था मेरे अंदर कि मैंने इस MBBS ही करनी है। सो आपका पहले गोल डिसाइड होना चाहिए कि दैट यू हैव टू डू दिस एंड फ्रॉम दिस कॉलेज, सो ताकि आप में बार बार इंस्पिरेशन आती रहेगी, आप उसे देख के मोटिवेट होते रहोगे अपने आप ही। सो इस ईयर जब भी मेरे सपोज़ कोई टेस्ट होता था तो मैं घर जाके उसे एनालाइज करती थी अपनी मिस्टेक्स को। अगर सपोज़ मेरे कम भी आते थे तो इस ईयर मुझे इतना अफेक्ट नहीं हुआ था वो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव कर लूँगी। इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा मेरे को मेरी मिस्टेक्स पता लगेंगी और मैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कर पाऊँगी। सो इस ईयर मेरे को इतना उन्होंने हिंडर नहीं किया था मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं मोटिवेटेड रही थी अपने आप ही। सो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरों से मोटिवेशन जितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन जब तक आप में अंदर से ही नहीं होगी मोटिवेशन तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। सो आपको अंदर से ही मोटिवेट रहना है और अपने गोल्स मतलब एक ही एम रखना है कि मुझे यही करना है, डबल साइडेड नहीं होना है। जैसे मेरा भी लास्ट ईयर हो गया था कि अगर ये नहीं होगा मुझसे तो मैं बाहर चली जाऊंगी, फॉरेन कंट्री चली जाऊंगी, बट वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। सो आपको बस टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप को ही मोटिवेट रखना है। बार बार याद करो कि आगे की मेरी लाइफ कैसी होगी अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो इट विल कीप यू मोटिवेटेड। एक बच्चा पूछ रहा है भूमिका कि पढ़ने का तरीका कैसे बदला और ये कैसे सोचा कि मैं इस तरह से पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन होगा।
और थोड़ा फिजिक्स के बारे में भी पूछा। लास्ट ईयर क्या था कि मेरा एक फ्रेंड्स का ग्रुप भी था, तो मेरे को थोड़ा हालांकि हम डिस्कस भी करते थे टेस्ट, बट इस ईयर मैंने जैसे कोई भी फ्रेंड्स से मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी। इस साल मैं अकेली रही थी। मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती थी मैं किसी भी सर के पास, नवनीत सर, जितेंद्र सर या बायो वाले दोनों टीचर्स, मैं उनसे डायरेक्टली ही कांटेक्ट करती थी। मैंने किसी बच्चे को से मैं डिस्कस इतना नहीं करती थी। और हाँ, मैंने जैसे कोई डाउट्स अगर आपसे पूछता है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं, वो आपके ही कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उनसे। ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उनसे, रादर आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिज़िक्स में मैंने नवनीत सर के नोट्स बहुत थरोली किए थे। लास्ट ईयर मैंने इतने थरोली नहीं किए थे, जब एक बार चैप्टर हो जाता था तो भाई पढ़ लिया, बट इस ईयर जिस दिन सर ने जो कराया मैंने उसी दिन ही किया। और सपोज़ आज कराया, कल कराया एंड 3-4 दिन इकट्ठे कराया, तो थर्ड या फोर्थ डे आपने मतलब वो चारों दिन का रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अब चैप्टर के एंड में ही आप सारा रिवाइज़ करोगे इकट्ठा, तो आप 3-4 दिन के बाद वो दोबारा रिवाइज़ कर सकते हो, ताकि वो आप उसके टच में रहो। और जो भी सर ने उस दिन क्वेश्चंस कहे, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं उसी दिन कंप्लीट करूं, नहीं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते थे और फिर वो पेंडिंग रह जाते थे। ऐसा मैंने लास्ट ईयर, ये मिस्टेक्स थी मेरी। इस ईयर मैंने सेम डे जिस दिन सर ने कहा उसी दिन ही किए। और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की थी। मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स बुकलेट थी, उसमें एनसीईआरटी के नोट्स थे। मैंने उन्हें बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस की थी जब तक याद नहीं हो गए थे। और ऑर्गेनिक के भी नेमिंग रिएक्शंस वैसे ही याद किए थे। और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत थरली पढ़ी थी। एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में स्पेशली। और बायो में इस साल मैंने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया था। आप जैसे कुछ चीज़ें टॉपिक्स होती हैं वो खाली एनसीईआरटी से समझ नहीं आती हैं, उसके नोट्स में से आप एक फ्लो चार्ट टाइप्स बना लो। मैंने वैसे किया था इस साल, कि वो मेरा तरीका था कि मुझे ऐसे समझ में आया हुआ था टॉपिक। मैंने वो एक रफ पेज पे या स्टिकी नोट्स पे वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में वो टॉपिक को एक्सप्लेन किया और फिर वो एनसीईआरटी में ही पेस्ट किया था, ताकि वो जो ट्रिकी लाइंस एनसीईआरटी की थी वो भी मेरे दिमाग में रहे और मुझे उसकी एक्चुअल कहानी भी पता हो कि उसमें है क्या। बायो में ऐसे था। और बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस इस साल मैंने बहुत की थी, लास्ट ईयर नहीं की थी इतनी। इस साल मेरे को जितेंद्र मिश्रा सर ने रेफ़र किया था कि मैं डॉक्टर अली करूं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर एक लाइन से मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी लाइन टू लाइन रिकग्नाइज करने में एनसीईआरटी को। मुदित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने कितने मार्क्स आए थे और इतना अच्छा स्कोर कैसे किया? फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, और कैसे कैसे पढ़ाई की? जो परेशानी है उसको कैसे ओवरकम किया? इस साल मैंने देखा कि पूरे साल भर बहुत कॉन्फिडेंट रहा है, और पिछले साल परेशान हो जाता था, टेंशन ले लेता था, डर था पिछले साल, है ना, और डर की वजह से फिर कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही अगर हम देखें तो जैसे मेरे पिछले साल 100 मार्क्स भी नहीं थे फिजिक्स में, इस बार 165 है, तो चेंज तो आया, लेकिन ऐसा कुछ मैंने कोई नई किताबें पढ़नी शुरू कर दी ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं ये समझ गया कि मैंने गलतियाँ क्या करी थी। मेरी गलती ये थी कि मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को टालता था। सर बोलेंगे आज कर लो, मैं ये सोचता था कि संडे को एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद कर लूँगा, संडे को यहाँ टेस्ट होते हैं तो उसके बाद मैं सोचता था कि इसके बाद कर लूँगा क्योंकि अभी टेस्ट की तैयारी करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ थी। सबसे पहले तो आपको क्लास में इतना अटेंटिव रहना चाहिए कि आप रोज़ जो चल रहा है क्लास में आपको सब समझ आए 100%, कि आप एक सेकंड के लिए भी आपकी पलक इधर से उधर नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं ये सोचने लग गया ना। जो टाइम है उस समय पूरा ध्यान रखो क्लास में। उसके बाद घर जाके सिर्फ आधा घंटा आपको पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स जितनी कराइए सर कराते ही 2 या 4 पेज हैं बस, उसके बाद वो आधा घंटा घर जाके पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं पिछली बार फिजिक्स के क्वेश्चंस रटता था क्योंकि कई बार आपके यहाँ जेनेसिस में कई बार टेस्ट होते हैं जो बुकलेट से आते हैं तो आपके मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि आपने बुकलेट पढ़ी हुई थी,
तो आपको याद थे क्वेश्चंस, वो आपके वो असली मार्क्स नहीं है, आपने वो याद करे थे। जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं आप उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको एट लास्ट नीट देना है, वो है आपका पेपर। तो आपको उसके बारे में सोचना है, तो आप फिजिक्स को समझो, आप उसको एक मज़े के तौर पे लो, एंजॉय करो। हर एक क्वेश्चन का मैं अपने लिए एक चैलेंज लेता था कि अच्छा अब ये करना है तो ये मैं करके दिखाऊंगा, अभी तू देख मैं कर दूंगा। तो मैं खुद को ये बोलता था कि मैं ये कर दूंगा ये क्वेश्चन, चाहे जो मर्जी हो जाए। सर के पास मैं ये सोच के जाता था कि जब मैं सारे क्वेश्चन एक बार अटैम्प्ट करूँगा, फिर नोट्स पढ़ूंगा, फिर से दूसरी बार अटैम्प्ट करूँगा, तो मैं बार बार 2 या 3 बार एक ही बुकलेट को, एक ही चैप्टर की बुकलेट को अटैम्प्ट करता था। सो जो नहीं होते थे फिर अपने फ्रेंड से पूछता था, क्योंकि मैंने भी इस साल कोई ग्रुप नहीं बनाया। पिछले साल मैंने ग्रुप बनाया था, जिस वजह से शायद मैं रह गया। तो इस साल मैंने भी कोई फ्रेंड नहीं बनाया, कोई ग्रुप नहीं बनाया। लेकिन हाँ, डिस्कस करने के टाइम पे पूरी क्लास मेरी फ्रेंड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझसे आके पूछ ले या मैं किसी से पूछ लूँ, ना कोई शर्म रखनी है इस बात में। क्योंकि आप सब यहाँ कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन वो 16 लाख के साथ है, इनसे कंपटीशन क्या करना, ये तो आपके फ्रेंड्स हैं। तो आप इनसे क्वेश्चन पूछो बिना डरे, और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने पूछ लिया यार, वो तो उसके तो मेरी कम रैंक आती है, उसकी रैंक मुझसे कम आती है तो मैं उससे नहीं पूछूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसको क्वेश्चन आता है तो बस बात खत्म, उसको आता है, आपने पूछ लिया, फिनिश। तो मैं यही करता था, अपने फ्रेंड से पूछता था। फिर 100 क्वेश्चंस के अगर एक चैप्टर है तो 5 क्वेश्चन बच जाते थे, तो वो मैं सर से पूछ लेता था। तो फिर सर भी कहते थे तेरे बस इतने क्वेश्चन, में कहा सर बाकी सारे हो गए। तो दोनों चीज़ें हो जाती थी, आपकी एक फ्रेंड सर्कल भी रहता था जिससे आप आगे भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते थे। अगर फिजिक्स में तो यही किया, मैं समझा ज़्यादा, मेरे को जो लगा कि मैं इस बार अंडरस्टैंड ज़्यादा किया मैंने चीज़ को, कॉन्सेप्ट्स को, ना कि रटने के, कि मैं क्वेश्चन नहीं रटा इस बार। केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो मेरी प्रॉब्लम थी ऑर्गेनिक, मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आती थी अच्छे से, मैं लर्न नहीं कर पाता था कि कौन सा रिएक्शन कहाँ जा रहा है। तो मैंने एक नई चीज़ शुरू करी, मैंने उसी को लर्न इस तरीके से करना शुरू किया, मैं क्वेश्चंस करता रहूँ बस। सर ने जैसे आज कोई टॉपिक करवाया तो मैं घर जाऊँगा, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस ढूंढूंगा और वही कर दूंगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, कि भाई सर के जैसे गया, पहले यहाँ अटेंटिव रहा, ध्यान से सुना, घर गया, घर पे पहले एक बार नोट्स पढ़े, नोट्स बंद करके रख दिए बैग में। अब मैं नोट्स नहीं खोलूँगा जब तक मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस अब मेरे लिए टेस्ट है और अब मैं अपने मार्क्स बनाऊंगा इस पर। तो अब मैं हर एक क्वेश्चन को जब तक ट्राई करूँगा जब तक खत्म ना हो। कभी भी घंटे देख के नहीं पढ़ना, हमेशा एक टारगेट लेके पढ़ो कि बस आज मैंने ये चैप्टर खत्म करना है, चाहे मेरे को रात के 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए। मैं कभी नहीं सोचता था कि कितने टाइम तक पढ़ना है, हमेशा ये सोचता था बस आज ये खत्म करना है तो करना है, बस चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैं यही करता था, मैं घर जाता था, ऑर्गेनिक के फिर सारे क्वेश्चंस करता था, और फिर नेक्स्ट फिर जैसे अगर हम इनऑर्गेनिक कहें तो इनऑर्गेनिक सबकी प्रॉब्लम होती है, मेरी नहीं थी, क्योंकि मैं उसको पता नहीं कैसे, लेकिन मैं रट लेता था उसको। क्योंकि इनऑर्गेनिक ये एक ऐसी चीज़ है केमिस्ट्री में जो आपको रटनी ही पड़ेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उसको समझ नहीं सकते। तो NCERTs आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में नोट्स थोड़ा कम हो जाते हैं ज़रूरी, क्योंकि आता ही सारा NCERT से है और लाइन टू लाइन उठाते हैं वो। इस बार भी मेरे 175 थे और एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी इनऑर्गेनिक का गलत हुआ, वो मुझे याद नहीं था। तो वो है रटने की चीज़, तो वो रटनी पड़ेगी। और बाकी फिजिकल में तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो सॉल्व करते रहो, फिजिक्स की तरह है वो तो अगर आप एंजॉय करते हो तो आपको मज़ा आएगा, आप सॉल्व करते रहोगे, आपके आंसर आते रहेंगे, आप खुशी खुशी करते रहोगे। तो वो तो सॉल्व करने वाला है, उसमें भी वो फिजिक्स की तरह आप क्वेश्चंस करो रोज़। और ऐसा नहीं है कि आप ये देखो कि मैं आज मैंने फिजिक्स पढ़नी है, आज मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि मेरा टेस्ट है। टेस्ट देख के कभी मत पढ़ो, हमेशा जो चीज़ जिस दिन कराई है उस दिन ख़त्म कर दो। टेस्ट में जितने मर्जी नंबर आए आपको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पापा बोलते थे तेरे इतने कम रहे टेस्ट में। मेरे नीट से 1 महीना पहले 450 मार्क्स आए थे। जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी कि हाँ नीट अब 13 सितंबर को होगा, अब पोस्टपोन नहीं होगा, उस दिन जेनेसिस का टेस्ट था और मेरे 450 मार्क्स आए थे। तो मैं टूट गया, मैंने कहा अब मैं क्या करूँगा, 1 महीना भी नहीं बचा और अब मेरे 450 मार्क्स आ रहे हैं। सेलेक्ट होना तो दूर की बात है इसमें, क्योंकि 6 महीने हैं, बच्चों ने कितना पढ़ा होगा और मैं इतना पीछे हूँ। तो लेकिन मैंने वहाँ होप नहीं हारा, मैंने स्क्रैप से शुरू किया, मैंने वापस सब कुछ लर्न करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरी कमज़ोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है। आपको समझ आ जाएगा आप चैप्टर्स लर्न करोगे तो। और अगर आप बायो की बात करें तो बायो में मेरी अलग टेक्निक थी। मैंने 11th-12th में क्वेश्चंस करे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, लेकिन मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ कि मुझे लगता था कि मेरे को बायो के क्वेश्चंस मैं याद कर लेता हूँ, इसलिए मेरे नंबर आ जाते, तो मैं समझने की कोशिश करता था। तो मैं पहले नोट्स पढ़ता था सारे, सर के नोट्स मुझे याद हो जाते थे, तो मैं वर्ड टू वर्ड मुझे याद रहते थे नोट्स। मैं पहले नोट्स पढ़ता था,
फिर उसके बाद मैं उसको समझ लेता था, क्योंकि एनसीईआरटी लर्न करनी आसान है लेकिन समझनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी एक लाइन में बहुत बड़ा मतलब होता है जो आपको नहीं समझ आएगा। तो इसलिए मैं पहले नोट्स पढ़ता था, मैं समझता था कि कहना क्या चाहता, क्योंकि सर ईजी लैंग्वेज में लिखवाएंगे, तो मैं उसको नोट्स को पढ़ता था और फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। और एनसीईआरटी फिर एक ही भारी एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बीच में पेंसिल लूंगा हाथ में, एनसीईआरटी लूंगा, जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करूंगा और एक ही बारी में पूरा चैप्टर खत्म, तभी उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। उसके बाद वो खुद ब खुद लर्न हो जाती थी, आपको ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता था कि रटना पड़े। अगर आपको समझ आ गई तो आपको लर्न हो गई, नहीं आई तो फिर से ट्राई करो, फिर से करो, जब तक ना हो। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि मैंने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन अगर वो फ़ायदा ही ना दे, अगर आपसे दिखाने के लिए पढ़ते रहो कि भाई मैंने 30 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, तो उससे क्या फ़ायदा। अगर एक बारी में समझ आ गया तो आपने 30 बारी में टाइम क्यों वेस्ट करना। अगर आपको एक बारी में, अगर आपको ध्यान से पढ़ो तो आपको कुछ चैप्टर्स तो बहुत ईजी है कि आप एक बार में पढ़ोगे समझ आ जाएगा, कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, तो लगाओ। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि 360 मार्क्स आपके उसमें है, तो 360 मार्क्स आपको गेन करने ही है ना, तो उसमें आप जितने मैक्सिमम कर सको, और वो सबसे ईजी है। इस बार मेरे को 30 मिनट्स लगे सिर्फ बायो खत्म करने में, और उसमें मेरे को 345 मार्क्स आए, मेरे को 30 मिनट्स में 345 मार्क्स गेन हुए, तो वो मेरा प्रॉफिट था। तो आप बायो में मेरे हिसाब से तो मैंने क्वेश्चंस नहीं किए इस बार, बहुत कम क्वेश्चंस किए, जो सर ने थोड़े बहुत कहे मैंने बस वही किए, ज़्यादा नहीं किए। मैंने समझने पे ज़्यादा ध्यान दिया, चाहे तीनों सब्जेक्ट्स में मैं यही कहूँगा, मैंने समझने पे इस बार ज़्यादा ध्यान दिया, रटने पे कम। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि समझो ज़्यादा, रटो कम। समझो ज़्यादा, रटो कम। एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर 11th-12th में इतना जोर दिया होता तो ड्रॉप नहीं करना पड़ता। वो तो ट्रुथ है, क्योंकि देखो बच्चे अच्छे ही हैं दोनों, शायद 12th के साथ अच्छा जोर लगाते तो इनके मार्क्स 12th के साथ ही आ जाते, पर इनके साथ वाले बच्चे थे काफ़ी सेलेक्ट हुए थे। शांतनु इनके साथ था, एमएमसी दिल्ली में है, बहुत सारे बच्चे एम्स में गए। तो बताइए ना अपनी कमी क्या थी, डर था, डेली का वर्क डेली नहीं कर रहे थे, उस समय ऑप्शन दूसरा आ गया था। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं करना है, इसलिए एवरी सैटरडे या 15 डेज पर कोई ना कोई बच्चे आपसे आते हैं मिलने के लिए, और रेगुलर आते रहेंगे। इतने सारे बच्चे अपने जेनेसिस से सेलेक्ट हो रखे हैं, और वो एक हमारे फैमिली की तरह हैं, वो हमको प्रेम करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में, आगे भी हम लोग साथ ही हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि हम पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें। अरे बेटा, पेरेंट तो कन्विंस, आप नंबर अच्छे लेकर आओ ना, अच्छे कर्म करो, अपना समय वेस्ट मत करो। पेरेंट्स को सब दिखाई देता है, डांटेंगे तो फिर आपकी बेनिफिट के लिए डांटेंगे। पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें, बताओ जरा, किसी ने पूछा। जब मैंने सेकंड ड्रॉप किया था तो मेरे घर में कोई भी कन्विंस नहीं था कि मैं सेकंड ड्रॉप करूं, लेकिन मेरे अंदर ये ज़ील थी कि मेरे को करना है, तो इसलिए मेरे को नीट क्रैक करना है या मेरे को MBBS ही करनी है किसी गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज से। तो मतलब वो इतनी फिर प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब मेरा बेस्ट ये था कि मैं इग्नोर कर देती थी, जो मेरे को जिसकी एडवाइस चाहिए होती थी मैं रखती थी, नहीं चाहिए मैं इग्नोर कर देती थी, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती थी उन्होंने क्या कहा या जो भी था। बट इट्स नॉट बीइंग रूड, बट एट दैट टाइम आप किसी को नहीं समझा सकते हो, बट आपको पता होता है कि वो सही है या नहीं है। सो उस टाइम पे मैंने उन्हें फिर बाद में जब रिज़ल्ट्स आने लगे मेरे टेस्ट में, तो फिर वो अपने आप ही कन्विंस हो गए थे कि हाँ शी विल डू इट। सो इसीलिए और बाकी भी मतलब मैं किसी की नेगेटिविटी को अपने पास नहीं रखती थी इस ईयर में। जो भी मेरे बारे में सोचता था मैं कोई परवाह नहीं करती थी। सो बस अपने आप में ही आपको अच्छा रहना है कि आपको मतलब खुद से ही मतलब रखना है, और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, डजेंट मैटर। आगे जाके जब आप कॉलेज में सिलेक्ट हो जाओगे तब इट विल मेक अ डिफरेंस, कि तब वो आपके बारे में उसकी जो ओपिनियन होगा वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन सब बातों में ध्यान मत दो। अच्छा, 11th अगर जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारी 11th अच्छी नहीं जा रही, हमने नहीं पढ़ा, तो फिर आगे क्या करें कि 12th के साथ ही क्वालिफाई हो जाए। 11th के लिए आप डेली या फिर एक दिन छोड़ के रात को या जब भी आपका सूटेबल टाइम होता है आप 1 घंटा 2 घंटा उसे दे सकते हो। सो जब मेरे भी यहाँ पे 11-12 दोनों इकट्ठे टेस्ट होने लग गए थे, तो रिवीजन के लिए ऐसे ही होता था कि
पूरे दिन में से 1 या 2 घंटे निकालने पड़ते थे ताकि आप 11th में भी फोकस रख सको। 11th से आप टच नहीं छोड़ते हो और जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर तो देना ही देना है, उस पर मेन फोकस होना चाहिए आपका। बट हाँ, 11th के लिए आप 1 घंटा या 2 घंटा दिन का या 2 दिन छोड़ के 2 घंटे या वीकेंड्स पे आप दे सकते हो। सो इससे आप उससे भी टच में रहोगे। आप पेरेंट्स के लिए सब कुछ हो, सबसे कीमती चीज़ आप पेरेंट्स के लिए हो, ठीक है। और पेरेंट्स का बहुत बड़ा साथ होता है। तो हमारे बीच में भूमिका की मदर भी हैं, वो आए हैं। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो भूमिका की मदर को मैंने काफ़ी ज़्यादा दुखी भी देखा था। और इस साल सिलेक्शन हुआ तो लगता है कि वो सबसे ज़्यादा खुशी भी उन्हीं को है। तो पेरेंट्स को आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए कोई भी बात बोलनी है इरिटेट होकर सोच समझ के बोला करो, क्योंकि बाद में एक बार मुँह से निकल जाता है तो दोबारा चीज़ नहीं आती। तो भूमिका की मदर को मैं बुलाऊंगा कि कुछ पेरेंट्स को बताएं कि पेरेंट्स कैसे करें, बच्चों को कैसे संभालें इस ऐसे समय में, है ना। और क्योंकि भूमिका की मदर इंग्लिश की टीचर भी हैं तो वो मेंटलिटी बहुत अच्छे से जानती है। प्लीज़ बैठिए। मेंटलिटी बहुत अच्छे जानती है बच्चों की। A very good evening to all of you. First, all the children, and to the parents as well. My all warm wishes and best wishes are to the parents as well as to the children also. Yes, parents have to be very, very supportive. पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का, बिकॉज अगर आप ही उनके साथ नहीं रहेंगे तो वो किसके ऊपर रिलाई करेंगे। टीचर्स नो डाउट जेनेसिस के बहुत अच्छे हैं, दे आर ऑलवेज देयर विद देम। डाउट्स ऑफ जब बच्चा घर पे नहीं है, जेनेसिस पे है, तो टीचर्स आर देयर गार्जियंस। एंड आई फील कि आपके बच्चे रियली ब्लेस्ड हैं कि वो यहाँ पर हैं। लेकिन टीचर जो है बच्चे के साथ हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर 24/7 सर्विस ज़रूर देते हैं टीचर्स यहाँ के, वो एक कमेंडेबल चीज़ है। लेकिन पेरेंट्स को मैं सोचती हूँ बच्चे का एक काउंसलर, एक फ्रेंड, एक गाइड, एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो पेरेंट को बन के रहना पड़ता है। सो पेरेंट्स को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले खुद कभी हार ना माने, राइट। सो इफ़ यू ड्रीम you will get definitely a chance to accomplish it. And here I would just make a quote कि जो failures हैं, जो बच्चों ने इस साल अच्छा नहीं किया है, तो एक चीज़ हमेशा बेटा ध्यान में रखिएगा कि failures में भी भगवान है, success में भी भगवान है। दोनों चीज़ें God has given you, right? हम क्यों fail करते हैं? Why do we fail? शायद God gives us an indication कि थोड़ी सी effort में कहीं कमी थी। So try hard, work hard, and you have the team Genesis with you to support you. So all the very best to all of you. तो ठीक है बच्चों, आज आपने बहुत अच्छी बातें हमारे बच्चों ने बताई। इनको मैंने इसको 3 साल पढ़ाया है, भूमिका को 2 साल पढ़ाया है, लेकिन पता नहीं था कि इतना भी अच्छा बोलते हैं ये। जब एक बार सफलता मिल जाती है तो अंदर से भाव आते हैं अच्छे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। और बढ़िया करो ताकि आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी मौका मिले यहाँ पर बैठने का और दूसरों को समझाने का। ठीक है, थैंक यू।